जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी सीएमए फाउंडेशन की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब बेटा आपका सीएमए फाउंडेशन के पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो खाली कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस का लेवल ही कुछ और हो जाए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एन अग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल लायबिलिटी। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप लीगल लायबिलिटी क्रिएट करते हो पार्टीज के ऊपर। ऐसे अग्रीमेंट क्या होते हैं? नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, या एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, या नन ऑफ दीज। बताइए जी। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप लीगल लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो बच्चों इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसे अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, बिल्कुल वैलिड अग्रीमेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब पार्टी की कंसेंट आपने जो ली है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन रीजंस से ली है, भाई सामने वाले को आपने डराया, धमकाया, इन्फ्लुएंस किया, तब उसने अपनी कंसेंट दी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चों, फटाफट से बताओगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके कंप्लीटली वॉइडेबल। भाई जिस पार्टी की कंसेंट आपने ली है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स। ऑल इलीगल, सारे इलीगल अग्रीमेंट्स, बताओ जी बताओ। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड, आर नॉट वॉइड अब इनिशियो, आर वॉइड, या नन ऑफ द अबव। बेटा सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं। जहाँ पे लॉफुल पर्पस होता है वहीं तो अग्रीमेंट वैलिड होते हैं। जहाँ पे अनलॉफुल पर्पस होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, वहां तो क्या होता है, अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ट्रिक क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। सारी ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? क्या सोशल ऑब्लिगेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है? आंसर इज नहीं, नो। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। ओनली लीगल ऑब्लिगेशंस वाले कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, तो हो गए आपके 4 क्वेश्चन। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए प्रॉमिस टू मैरी बी। ए ने वादा किया कि वो बी से शादी करेगा, ठीक है, एंड इन डिफॉल्ट टू पे, अगर शादी नहीं कर पाया तो 1000 रुपये पे करेगा। अब ए क्या करता है, ए शादी कर लेता है सी से, बी कहती है चलो लाओ मेरे 1000 रुपये। अब आप बताओ, क्या ए को बी को 1000 रुपये देने पड़ेंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। मैम ये है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो कि कंप्लीटली वॉइड होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्या ये वैलिड होते हैं? जी नहीं, वॉइड होते हैं, कंप्लीटली वॉइड होते हैं। राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एन अग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। जहां पे आपने अग्रीमेंट बनाया है शब्दों से, चाहे बोल के चाहे लिख के। ऐसे अग्रीमेंट क्या होते हैं बच्चों, एन अग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस अग्रीमेंट। ऐसे अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस अग्रीमेंट। इम्प्लाइड का बोलते हैं जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, कंडक्ट का इस्तेमाल होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, ए ने बोरो करे हैं 5000 रुपीज बी से। क्यों बोरो करे, देखो ए ने बोरो करे हैं 5000 रुपीज फ्रॉम बी टू परचेज अ रिवॉल्वर। वो रिवॉल्वर खरीदना चाहता है जिससे वो सी को गोली मार सके। कैन बी रिकवर हिज लोन ऑफ 5000। अब बी ने जो उधार दिया 5000 का, क्या वो रिकवर कर सकता है? आंसर इज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो लोन दिया था उससे उसका पर्पस अनलॉफुल था। आइए देखते हैं, अग्रीमेंट वैलिड है? जी नहीं। द अग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जी नहीं। द अग्रीमेंट इज अवॉइडेबल, अरे मतलब ही नहीं है। डी, नो, द अग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हैंस वॉइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखोगे बेटा, काउंटर ऑफर के ऊपर क्वेश्चन है। काउंटर ऑफर क्या होता है, बताओ जी। काउंटर ऑफर क्या होता है? जब आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी होती है तो उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। सपोज मैंने आपको बोला क्या ये घड़ी खरीदोगे 25,000 की, आपने बोला मैम खरीदेंगे तो सही पर 20 की, तो आपने मुझे क्या दिया है, काउंटर ऑफर। ठीक है, तो काउंटर ऑफर से क्या होता है, अ काउंटर ऑफर प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन। इससे क्या एक्सेप्टेंस मानते हैं? जी नहीं। क्या होता है इससे, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। जब मैंने आपको 25 बोला, आपने मुझे 20 बोला, तो मेरा ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो काउंटर ऑफर लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, सॉरी एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। आपने एडवर्टीजमेंट दी है जहां पे आप बोल रहे हो आओ आओ सब बोली लगाओ मेरी ये कार नीलामी पे है, ठीक है, तो नीलामी के लिए आपने एडवर्टीजमेंट दी है। क्या है ये? इन्विटेशन टू ऑफर। आपकी मर्जी है, जो सामने वाला बोली लगाएगा आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, है ना। तो एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन अमाउंट्स टू इन्विटेशन टू ऑफर। अब एक चीज क्लियर करो, आपने एडवर्टीजमेंट दी, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, सामने वाला बोली लगाएगा तो वो क्या करेगा? ऑफर देगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन यही है, अब बिड एट ऑक्शन सेल। आपने तो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट दिया, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर था। अब जो लोग आए हैं वो बोली लगा रहे हैं, बिड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ऑफर है आपका। ये है एक्सप्रेस ऑफर टू बाय। वो एक्सप्रेसली आपको ऑफर कर रहे हैं शब्दों के इस्तेमाल से, बोल के कि भाई हम आपका ये मकान, घर, कार जो भी नीलामी हो रही है वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल ऑफर। एडवर्टीजमेंट फॉर सेल और ऑफर में क्या डिफरेंस है? बेटा एडवर्टीजमेंट फॉर सेल इन्विटेशन टू ऑफर है, आपने सेल की एडवर्टीजमेंट दी, सामने वाला आएगा तो आपकी मर्जी, आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे सामान, है ना। पर प्रपोजल में क्या होता है, ऑफर में क्या होता है, आपने ऑफर दिया, अब सामने वाला अगर आएगा तो आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। क्लियर, तो यही लिखा है। कोई डिफरेंस नहीं होता जी, नहीं। जो ऑफर है वो प्रॉमिस बन जाता है जैसे ही सामने वाला एक्सेप्ट करता है, पर एडवर्टीजमेंट से नहीं बनता। जी हाँ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, जब सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है तो वो ऑफर बनता है, एक्सेप्टेंस नहीं बनता। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है अ कोटेशन इज। अब कोटेशन का मतलब आप जानते हो, जब कंपनी टेंडर निकालती है तो जो हम रिप्लाई करते हैं बदले में, जहां हम अपने प्राइजेस बताते हैं सामान के, उसे बोलते हैं कोटेशन। तो कोटेशन देते हुए हम क्या करते हैं? हम कंपनी को ऑफर देते हैं, फिर कंपनी की मर्जी होती है कि हमारा कोटेशन वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो कोटेशन इज ऑफर। जब कंपनी ने टेंडर निकाला वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, आप ध्यान रखेंगे ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? व्हेन द एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर जो है, जो सामने वाली पार्टी है, हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन। एक्सेप्टर कुछ करे जिससे पता लगे कि हाँ वो एक्सेप्ट करना चाहता है, या फिर मेक हिज माइंड टू डू सो, बस अपने माइंड में सोच ले कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है, या फिर रीड्स द ऑफर, जब वो ऑफर पढ़ता है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ए, व्हेन ही हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन। भाई जब वो आपको बताएगा या अपने एक्शन से शो करेगा कि हाँ वो आपको ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मन में सोच के बैठेगा तब थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर। चलिए 14 था बच्चों आपका, व्हेन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मोड मतलब तरीका, एक्सेप्टेंस का ऑफर देते टाइम ही बता दिया गया था कि भाई ऑफर में लिखा है कि आप इस तरीके से ही एक्सेप्ट करोगे, तो क्या ऑफर वैसे एक्सेप्ट होना चाहिए? जी हाँ। क्या आंसर है? इट शुड बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। जो तरीका मैंने बोला है ऑफर देते टाइम, मैंने आपको ऑफर देते टाइम बोला कि व्हाट्सएप से ही हाँ बोलना, तो आप मुझे अगर मेल पे हाँ बोल रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको व्हाट्सएप से ही मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ कम्युनिकेशन इज मेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। अगर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो अनऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है, भाई उस पर्सन को पावर ही नहीं थी एक्सेप्ट करने की, फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ये वैलिड है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर कम्युनिकेशन अनऑथराइज्ड पर्सन करता है तो क्या होगा? इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑफर डज नॉट लैप्स। ऑफर लैप्स नहीं होता, नहीं होता। पहले समझो ऑफर लैप्स कब होता है। ऑफर लैप्स होता है अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस से पहले, और ये बात ऑफररी को पता चल जाती है, तब ऑफर लैप्स होता है। तो कब लैप्स नहीं होता? देखो, अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस से पहले, तब तो लैप्स हो ही जाता है मैम, अभी तो बताया आपने। ऑफर रीडाई हो जाता है एक्सेप्टेंस से पहले? जी नहीं। एक्सेप्टेंस इज मेड बाय ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ ऑफ ऑफरर? जी नहीं, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया ना, एक्सेप्टेंस हो गई। डी आंसर है, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय ऑफरी विद नॉलेज ऑफ डेथ ऑफ ऑफरर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है द टर्म कंसेंसस एड आइडम मीन्स। कंसेंसस एड आइडम क्या होता है? कि बोथ पार्टीज शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो 17 का आंसर है बेटा आपका मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच ऑफर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। तो वैलिड ऑफर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कम्युनिकेट वाली तो होती है। एक्सप्रेस ऑफर होना चाहिए, फाइनल विलिंगनेस आप बताओगे, ये भी एसेंशियल एलिमेंट होता है। इट मस्ट बी मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट टू पब्लिक एट लार्ज। जी नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑफर जनरल पब्लिक एट लार्ज को भी किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन इज doing or abstaining from doing something at the desire of the promisor, yes. Consideration is very important element of a contract, yes. Consideration is element of exchange in a contract, yes. Consideration का मीनिंग होता है something in return, तो आंसर है आपका डी, all of the above। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कंसिडरेशन कंटेम्पलेटेड अंडर इंडियन लॉ इज, मतलब कंसिडरेशन जो इंडियन लॉ में मान्यता प्राप्त है, जिसको इंडियन लॉ में वैलिडिटी मिली हुई है, कौन सा कंसिडरेशन, क्या पास्ट कंसिडरेशन, क्या प्रेजेंट कंसिडरेशन, या फ्यूचर कंसिडरेशन, सारे कंसिडरेशन। तो आपने पढ़ा है ना, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आंसर है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो सभी तरीके के कंसिडरेशन को इंडियन लॉ में मान्यता प्राप्त है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है क्विड प्रो क्यो का मतलब बताओ। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को ही क्विड प्रो क्यो कहते हैं, ठीक है, लैटिन में, और इसी का ही मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मतलब ऐसी पर्सन जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया है, कैन फाइल अ सूट, वो सूट फाइल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, प्रोवाइडेड वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हम किसे कहते हैं, वो पर्सन जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है पर उसने कंसिडरेशन नहीं दिया, क्योंकि कंसिडरेशन तो बाहर वालों से भी आ सकता है, बिल्कुल। तो यही पूछ रहे हैं आपको, स्ट्रेंजर कौन होता है। स्ट्रेंजर वो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है पर कंसिडरेशन जिसने नहीं दिया, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर अंडर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए जी, नहीं है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। आप ये तो बहुत इजी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो सू ही नहीं कर सकता, सिंपल बात। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट, नहीं। कैन फाइल अ सूट, बिल्कुल भी नहीं। कैन फाइल अ सूट हो ही नहीं सकता, कैन नॉट फाइल अ सूट। क्लियर, सीधी सीधी बात, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। कुछ एक्सेप्शंस है पर वो यहाँ कवर नहीं हो रही है, जनरल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 24, द इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। भाई कंसिडरेशन कम भी हो सकता है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन में भी इनएडुकेट, पर अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो कोर्ट अगर कंसिडरेशन कम है तो कोर्ट क्या मतलब डिटेल में, किस चीज़ की डिटेल में जाएगा, क्या इंक्वायर करेगा, कोर्ट ये देखेगा बेटा कि फ्री कंसेंट था या नहीं था, बस, और कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कंसिडरेशन इनएडुकेट है तो कोर्ट बस ये देखता है कि फ्री कंसेंट मिसिंग तो नहीं है, तो बस क्या लिखा है, द इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। बस सिर्फ इसके लिए कंसिडरेशन इनएडुकेट या एडुकेट देखा जाता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता कंसिडरेशन एडुकेट है या इनएडुकेट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर, अनसाउंड माइंड, या डिस्क्वालिफाइड है, या ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली आंसर इज ऑल ऑफ दिस, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको आता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडेमनीफायर लायबिलिटी। इंडेमनीफायर कौन होता है और इंडेमनीफाइड कौन होता है, पहले मुझे ये बताओ। इंडेमनीफायर होता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे लॉस को कॉम्पनसेट करूंगा, और जिसको ये आश्वासन दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा लॉस को कॉम्पनसेट कर लिया जाएगा, वो होता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर की कितनी लायबिलिटी होती है बताओ। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड, जितना लॉस हुआ है बस उतने तक की उसकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ध्यान से देखना आप, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एम एक माइनर है, एम इज अ माइनर, बी एक पर्सन है बोरोवर, वो एम के पास जाता है लोन लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज ऑफ अ हाउस ओन्ड बाय बी। एम एक माइनर है, बी एम से लोन लेता है, ठीक है, और बदले में अपना घर गिरवी रखता है।
एम पैसा दे देता है और बी एग्जीक्यूट करता है मॉर्गेज इन फेवर ऑफ एम अ माइनर। अब आप बताओ क्या मॉर्गेज इनफोर्सिबल बाय लॉ है? क्योंकि एम तो माइनर है, बताओ क्या मॉर्गेज इनफोर्सिबल बाय लॉ है? तो ए ऑप्शन कह रहा है मॉर्गेज इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि एम तो माइनर है। द मॉर्गेज इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, पर कब? जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा। जी नहीं, मॉर्गेज इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इवन दो ही इज अ माइनर। आंसर इज सी। माइनर गिरवी नहीं रख सकता सामान। माइनर के पास किसी ने सामान गिरवी रखा है, वो कंप्लीटली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ एम माइनर था, क्वेश्चन में ट्रिक है। एम माइनर था जिसके पास बी ने पैसा गिरवी, सामान गिरवी रखा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। एम कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। क्लियर? तो यहाँ माइनर बेनिफिशियरी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कौन सी टर्म से एसोसिएटेड है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसकी डेफिनेशन में आता है बेटा? ये आता है आपका फ्रॉड के डेफिनेशन में। किसी बात को छुपाना, पूछा जा रहा है फिर भी छुपाना, इसी को बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फ्रॉड माना जाता है, धोखा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। लेंडिंग मनी टू अ बोरोअर, अगर आपने किसी पर्सन को पैसा उधार दिया है एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, पर आपने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया है? क्योंकि मार्केट ही टाइट चल रही है। आपने अपने मन से उसका फायदा उठाने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मार्केट टाइट चल रही है। तो आप बताओ क्या ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होते हैं? जी हाँ, कंप्लीटली वैलिड होते हैं, वॉइडेबल नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। मार्केट की सिचुएशन टाइट है इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया है, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस, एक ऐसा अग्रीमेंट जहां पे एम्प्लॉय अग्री कर रहा है कि भाई मैं सिर्फ आपकी कंपनी में जॉब करूंगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और इस टाइम मैं किसी और के पास काम नहीं करूंगा। एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस अंडर विच एन एम्प्लॉय अग्रीज दैट ही विल सर्व अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन एंड दैट ही विल नॉट सर्व एनीबडी एल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। कैसा अग्रीमेंट है ये? वैलिड अग्रीमेंट है मैडम। क्यों? क्यों अग्रीमेंट वैलिड है? ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। जी नहीं मैडम, ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन है। ठीक है, वैसे तो किसी को भी आप लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, पर एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्लियर? तो आई होप ये 30 एमसीक्यूज एकदम क्लियर हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशली अपने आईसीआई मॉड्यूल से आप एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी बच्चों, हमारे मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, क्लासेस मिलने वाली है, टेस्ट मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है, जिससे आई एम श्योर आप अपना सीएमए फाउंडेशन इजीली क्लियर कर सकते हो। क्लियर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आज का सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।